हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मधु शर्मा और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की बुक रिवाइज हो चुकी है 23-24 के लिए, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल 1.1। इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा गया है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एवरी सेकेंड में, तो जो 1 कूलम चार्ज है उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जाने में। तो इसमें जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि क्वांटाइजेशन चार्ज से हम 1 सेकेंड में जो चार्ज मूव आउट हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिए हुए हैं n इज इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारा वो एवरी सेकंड में निकल रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन, तो हम क्यों निकाल सकते हैं जो एक सेकंड में चार्ज मूव आउट होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जो मूव आउट होगा, मूव आउट चार्ज in 1 second is equal to Q, और Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू हो जाएगा Na। n की वैल्यू रख देंगे हम 10⁹ और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 10⁻⁻⁹ में से हम 9 को 10⁹ को अगर माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हो गया चार्ज जो एक सेकेंड में मूव आउट हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को। यदि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मूव आउट हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, तो 1 कूलम चार्ज को कितना टाइम लगेगा उससे हम निकाल सकते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 चार्ज को मूव आउट होने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकेंड का। तो 1 कूलम चार्ज को टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज मूव आउट इन इज इक्वल टू 1 अपॉन में चला जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। पॉइंट से 0 इंक्रीज कर देंगे और 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा। सॉरी, ये 19 लिख दिया है, इसे 0 कर लेना, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 10, पॉइंट हटा के 0 इंक्रीज कर लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 अपॉन 16, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, टाइम आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। क्योंकि हमें एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है एग्जाम्पल में वो ईयर्स में दिया हुआ है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं पेपर में, लेकिन हमारा आंसर जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो ईयर्स में दिया हुआ है, तो हम इसे ईयर्स में चेंज कर लेंगे सेकंड को। और हमें पता है कि जब मिनट सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो एक जो मिनट में सेकंड होते हैं वो 60 होते हैं, और एक आवर्स में जो मिनट होते हैं वो 60 होते हैं, और 1 डेज में जो आवर्स होते हैं वो 24 होते हैं, और एक ईयर में जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁹ को हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 198 पॉइंट समथिंग ईयर्स।
मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से जाने में दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होने में जो टाइम लगेगा वो अप्रोक्स 200 ईयर्स का लगेगा। एग्जाम्पल 1.2 में देखें तो इसमें पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, कि एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। तो हमें क्वांटिटी नहीं दी हुई है कि एक कप वाटर में कितना वाटर है, तो एनसीईआरटी बुक में एज्यूम किया हुआ है 250 ग्राम, तो हम भी 250 ग्राम लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम अदर क्वांटिटी लेते हैं तो उसके आंसर गलत आएगा। मीन्स गलत नहीं आएगा बट अलग आएगा, तो हम 250 ग्राम से ही लेकर चलते हैं। हमने लैट कर लिया है 250 ग्राम वाटर है कप में, और H2O का जो हमारा मास निकलेगा वो निकलेगा H की इनका मास निकालने के लिए H की मास रखेंगे और O का मास रखेंगे। हमें पता है कि जो H है उसका जो उसके जो एटम है वो 2 लिए गए हैं, तो 1 × 2 + 16, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 18 ग्राम। तो 18 ग्राम मीन्स H2O का जो 1 मोल है वो 18 ग्राम है, 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल है, जिससे हम 250 ग्राम मोल निकाल को चेंज कर सकते हैं मोल में। तो 18 ग्राम जब वाटर जब 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, तो 250 ग्राम वाटर इक्वल होगा, ये वाला 250 ग्राम 250 ग्राम वाटर इक्वल होगा 1/18 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई 250। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, हमें पता है कि 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल में होते हैं 6.023 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल में होते हैं 6.023 × 10⁻23। इससे हमने इसको हम तो 250 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम वाटर में जो होंगे 250 ग्राम वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के वो होंगे 250/18 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 × 10⁻23। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन H2O में मीन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे हम H2O का, वी नो, हम जानते हैं कि जो H का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो 1 × 2, और O का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो H2O का जो ओवरऑल एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 10। तो हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 250 ग्राम वाटर में निकल जाएंगे। और चार्ज भी निकालेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन पर कितना होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो 10 × 1.6 × 10⁻−19, क्योंकि हमसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पूछा था, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम में, तो हमारे H2O में जो ओवरऑल चार्ज होगा प्रोटॉन का वो निकल जाएगा। तो हम रखेंगे टोटल चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ऑफ H2O इज इक्वल टू 250/18 मल्टीप्लाई 6.023 into 10⁻23 multiply 10 multiply 1.6 into 10⁻−19।
जब इसको ओवरऑल को हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो हमारी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 133.84 इंटू 10 की पावर 5। जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10 की पावर 5 कूलम। और जब हम इस 1 के बाद पॉइंट लेकर आएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 10 की पावर 5 के प्लेस पर 10 की पावर 7। और 3 को हम लास्ट वाले को 4 कर देंगे क्योंकि 8 5 से ज़्यादा है, तो हम इंक्रीज कर देंगे 4 कर देंगे। तो हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर जो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज का वो हो गया 1.34 इंटू 10 की पावर 7। सेम वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर होगा, बस अपोजिट साइन होगा, मीन्स नेगेटिव साइन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O, तो इक्वल होगा जो टोटल चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज वो ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो ये हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि एक कप ऑफ वाटर 250 ग्राम जो हमने ऐड किया था उसमें। एग्जाम्पल 1.3 में कहा है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ have inverse square law dependence in the distance between charges and masses respectively। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस के बीच और ग्रेविटेशनल फोर्स है टू मासेस की, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों केस में वो सेम है, ये बोला है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट केस में वो कंपेयर करना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी हुई है वो Q1 की वैल्यू दी हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेम ही चार्ज हमारा प्रोटॉन पर होता है, बट अपोजिट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जो हमारा पहला कंपेयर करनी है वो करनी है हमें मैग्नीट्यूड की, उनकी स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड की। तो m1 की वैल्यू दी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 किलोग्राम। और m2 जो कि प्रोटॉन पर है मास वो है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 अपॉन R स्क्वायर। R दोनों में सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस के बीच और मासेस के बीच में दोनों की सेम है। और हम अगर K की वैल्यू रखें तो K की वैल्यू होती है 9 हो जाएगी -9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और Q2 की भी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 23.04 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर -29। सिमिलरली हम Fg निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे बिटवीन टू पॉइंट मासेस के बीच में। तो Fg इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। आप सभी ने पढ़ा होगा 11th क्लास में ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का 6.67, जो कि कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 की पावर -11 इंटू m1 का मास दिया हुआ है 9.11 इंटू 10 की पावर 31 मल्टीप्लाई m2 की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें Fe की Fg से तो हमारी वैल्यू आएगी Fg की वैल्यू पहले हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो आएगी 101.475 इंटू 10 की पावर -69 अपॉन R स्क्वायर।
अब Fe अपॉन Fg कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से। Fe अपॉन Fg सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Fe की वैल्यू है 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन Fg की वैल्यू है 101.475 इंटू 10 की पावर माइनस 69। और ये जो आर स्क्वायर है दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं क्योंकि सेम डिस्टेंस थी। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आएगी 2.27 इंटू 10 की पावर माइनस 39। तो हम कह सकते हैं कि Fe इक्वल है 2.27 इंटू 10 की पावर 39। माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, प्लस में आएगी क्योंकि 69 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो Fe इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 2.27 इंटू 10 की पावर 39 Fg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। 1.3 में अगर ए का 2 पार्ट देखें तो उसमें 2 प्रोटॉन के बीच में हमें कंपेयर करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसमें प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, Q1 और Q2 इक्वल होंगे और Q1 Q2 की वैल्यू सेम होगी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, बस पॉजिटिव वैल्यू होगी। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पॉजिटिव में होगी। और जो मास है प्रोटॉन का, दोनों प्रोटॉन का, इसलिए हम m1 और m2 दोनों इक्वल लेंगे, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे इन दोनों वैल्यू से, तो हमारी वैल्यू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होता है फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है ये सेम आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पहले पार्ट्स में आई थी वैल्यू वही आ जाएगी 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे बिटवीन टू मासेस के बीच। Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और m1 m2 की वैल्यू 1.67 ही रखेंगे। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, यहाँ 7 लिख लेना, अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू होगी 18.602 इंटू 10 की पावर माइनस 65 और अगर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम Fe और Fg को कंपेयर करें तो हमारी वैल्यू आएगी Fe अपॉन Fg की इज इक्वल टू, वैल्यू रख देंगे हम Fe की 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा 18.602 माइनस 65। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10 की पावर
36। और अगर हम एक ही डिजिट तक पॉइंट के एक डिजिट बाद तो हमारी वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10 की पावर 36। 1.3 में अगर एक एग्जाम्पल 1.3 का बी पार्ट में पूछा है कि एस्टिमेट करना है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर, जब वो एक एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर हो। तो एफ इज इक्वल टू हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एफ ई इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10 की पावर -29 अपॉन 10, क्योंकि 10 की पावर -10, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 10 की पावर -10 मीन्स एक एंगस्ट्रॉम। अब स्क्वायर कर देंगे आर की, तो वैल्यू हमारी जो आएगी 23.04 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। हमको पता है जो अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालेंगे जो एक्सीलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है एफ ई इज अपॉन मास, मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। और एम अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ के डिनोमिनेटर में हम लेके आ जाएंगे एम की वैल्यू। और हमें पता है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है वो दी हुई है हमारी वैल्यू, तो 3.04 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन जो मास इलेक्ट्रॉन का है वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.25 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर हम पॉइंट को 2 के बाद लेके आएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर एक माइनस हो जाएगी पावर 22। सिमिलरली हम प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं, बस हमारा एफ ई तो उतना ही रहेगा, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए तो हमारी वैल्यू हो जाएगी F4 प्रोटॉन के लिए जो एक्सीलरेशन होगा हमारा A इज इक्वल टू एफ ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी एक्सीलरेशन की 1.37 इंटू 10 की पावर 19, जिसे हम 1.4 भी लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगी वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1.4। इसमें कहा गया है कि जो चार्जड मेटेलिक स्फीयर है ए, वो सेपरेटेड है बी से बाय ए नायलॉन थ्रेड अनदर चार्जड मेटेलिक स्फीयर बी। और इसको जब हम दूसरे चार्ज पार्टिकल सी और डी से लेकर आते हैं इनके पास, जो कि न्यूट्रल हैं, तो उन पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र उनके बीच की फिर बाद में उनको लेकर आते हैं 5 सेंटीमीटर हाफ डिस्टेंस पर एक दूसरे के पास। तो फोर्स जो लगेगा उनके बीच पहले के अकॉर्डिंग वो कितना लगेगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे लेट कर लेंगे जो चार्ज है ए पर वो Q1 है, और जो बी पर चार्ज है उसे Q2 लेट कर लेंगे। जो चार्ज बी पर है
वो Q2 लैट कर लेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट पहले जो फोर्स आएगा F1 वो वैल्यू आएगी, और जो A1 पर जो चार्ज हो जाएगा बाद में जब उसको टच कर दिया है B उससे C से और B को टच कर दिया D से, तो हमारा चार्ज हाफ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय इंडक्शन से। तो जो हमारा पहले फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो था Q1 अपॉन R स्क्वायर, R थी 10 की स्क्वायर। और जो हमारा जब हमारा टच कर दिया है C और D अनदर स्फीयर से A और B को, तो वो चार्ज हाफ हो जाएंगे क्योंकि आधा चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, हाफ हो जाएगी। तो हमारा जो F2 होगा आफ्टर टचिंग के बाद में जब उनको अलग कर दिया जाता है वो हो जाएगा KQ1 अपॉन 2 Q2 अपॉन 2 अपॉन 5 का स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पहले ही F की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पहली वाली वैल्यू थी उसी के इक्वल आएगी, मीन्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। KQ1 Q2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 4, तो हमारी उतनी ही आ जाएगी जितनी हमारी पहले थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, KQ1 Q2 अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू F, जो हमारी पहले थी वैल्यू। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1.4। इसमें कहा गया है कि जो चार्जड मेटेलिक स्फीयर है A, वो सेपरेटेड है B से बाय ए नायलॉन थ्रेड अनदर चार्जड मेटेलिक स्फीयर B, और इसको जब हम दूसरे चार्ज पार्टिकल C और D से लेकर आते हैं इनके पास जो कि न्यूट्रल हैं, तो उन पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र उनके बीच की फिर बाद में उनको लेकर आते हैं 5 सेंटीमीटर हाफ डिस्टेंस पर एक दूसरे के पास। तो फोर जो एग्जाम्पल 1.5 में कंसीडर करते हैं कि 3 चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की उस पर रखे हुए हैं वर्टाइसिस पर, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है ईच साइड वो L है, और बताना है हमें Q पर कितना फोर्स लगेगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम AD परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि BC पर होगा, तो जो हमारा एंगल है वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल A। तो हमारी जो हम लेंगे ट्राइंगल ABC में लेने के बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी cos 30 की लेंगे हम। cos 30 की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से cos 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC हो जाएगा, और cos 30 इज इक्वल टू AD अपॉन AC। AD की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो AD इज इक्वल टू AC cos 30, क्योंकि हमें पता है जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 30 की वैल्यू होती है, तो हमारी जो cos 30 की वैल्यू होगी वो होगी √3/2 AC। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 ACL। AC की वैल्यू L हो गई, तो L √3/2, जिसे हम √3/2 L भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि सेंट्रोइड के लिए जो AO और AD में रिलेशन होता है वो होता है AO इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 2/3 AD, और OA इक्वल होगा OA, OB और OC के। तो हमारी जो वैल्यू आएगी OA के लिए वो होगी 2/3, AD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहली वाली वैल्यू से, तो √3/2 L
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से जब 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ गई हमारी OA की वैल्यू। जितनी OA की वैल्यू है उतनी ही OB और OC के लिए होगी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फोर्स A के कारण जो सेंटर पर लगेगा फोर्स वो होगा K Q1 Q अपॉन Q जो हमारा सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है और Q जो A पर रखा हुआ है, L²। इतना ही फोर्स हमारा FB के लिए भी लगेगा, क्योंकि हम जब हम उनके OA की डिस्टेंस जो हमारी निकली थी 1/√3 से, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। इतनी ही हमारी B और C के लिए निकलेगी, FB के लिए भी और FC के लिए भी। लेकिन अगर हम BC, FB और FC का अगर हम रिजल्टेंट निकालें बाय पैरेललोग्राम थ्योरम से, जो कि हमने क्लास 11th में देखा था, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो OA डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो होता है FBFC का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा R = √1 F1 प्लस F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 2 थीटा, और थीटा 60 डिग्री है तो 2 थीटा 120 डिग्री हो जाएगा। और जब 120 डिग्री होगा तो हमें पता है cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो ये हो गया 2F² प्लस 2F का स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। -1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2F² में से F² माइनस होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी F² और अंडर रूट को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी F। रिजल्टेंट इक्वल होगा 2F² माइनस F² अंडर रूट, और हमारी वैल्यू आएगी F। और F ही हमारा FA के इक्वल होगा। तो ये जो OA और जो A के कारण जो फोर्स लग रहा है और B और C का रिजल्टेंट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा नेट जो फोर्स होगा Q पर जो सेंट्रॉइड पर प्लेस है वो 0 हो जाएगा। मतलब मीन्स कोई फोर्स नहीं लगेगा जो सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा है Q उस पर।